हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इसमें देखेंगे आज के वीडियो में कि आईआईटी पटना की तरफ से पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये मैंने आईआईटी पटना के साइट से पीएचडी का जो नोटिफिकेशन का जो पेज है, पीडीएफ है, वो मैंने डाउनलोड किया है। ये जो आया था वो 30 मार्च को आया था, यहाँ आप देख रहे हो। और ये जो एडमिशन है वो जुलाई 2023 ऑटोमन सेमेस्टर एकेडमिक ईयर 2023-2024 के लिए आया हुआ है। बाकी इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस एरिया ऑफ रिसर्च में जो है सो वैकेंसी आई हुई है। तो आप इसमें जा कर के देख सकते हो कि आपका डिपार्टमेंट में और आपके सब्जेक्ट में क्या क्या है। लाइक जो केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें लाइक बहुत टॉपिक है, इतने टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे अभी कार्बन फुट प्रिंटिंग है, क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये आप देखना अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग है। तो ये मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो केमिस्ट्री है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है। बाकी अब आता है नीचे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब बात की जाए तो इन ऑल द डिसिप्लिन्स द अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स, बीटेक बीएस बी एमएससी एमए एमसीए एमबीए और जेआरएफ एंड 32 ईयर्स। लाइक जिन्होंने लाइक बीटेक बीएस जो कर रखा है और जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, एमबीए क्वालिफाइड है, तो उनके लिए जो अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। और जो एमटेक एमई एमएस एमफिल कर रखे हैं और जो एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो है उनके लिए 32 ईयर्स है। बाकी फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट फेलोज एज लिमिट विल बी एज पर द फंडिंग एजेंसी नॉर्म्स। जैसे कि जो जीआरएफ निकालते हैं तो उनका वैसा रहता है कि मिनिमम 30 साल का है। तो सपोज है कि जैसे कि बहुत सारे जीआरएफ में भी हो सकता है कि अगर एज क्राइटेरिया नहीं दिया हो तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नॉर्म्स फॉलो होगा। लेकिन अगर जो जीआरएफ का जो यूजीसी नेट जीआरएफ का जो अगर कोई अपना क्राइटेरिया है तो उसको ही ऊपर रखा जाएगा। बाकी बात की जाए वैलिड गेट स्कोर एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम इज प्री रिक्विजिट फॉर इंस्टीट्यूट फेलो। तो गेट का स्कोर भी जो है वो होना चाहिए इंस्टीट्यूट से फेलोशिप प्राप्त करने के लिए। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फेलोशिप नहीं है यानी कि जीआरएफ अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो किसी दूसरे फंडिंग एजेंसी का, तो लाइक अगर आपको इंस्टीट्यूट का फेलोशिप चाहिए तो लाइक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। बाकी जो है यहाँ पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीएचडी इन साइंस के लिए क्या है, तो ये डिटेल है। ये डिटेल आकर के आप देखना बारी बारी से। पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन के क्या प्रोसीजर है ये है इसमें। उसके बाद जो एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलता ही है, तो इसमें ऐसा है कि लाइक जो अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड अप टू 5 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। तो 5 साल का एज लिमिट का रिलैक्सेशन है ओबीसी के कैटेगरी के लिए। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें जो है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो असिस्टेंटशिप मिलेगा वो 31,000 पर मंथ है फॉर जीआरएफ एंड 35,000 पर मंथ है फॉर एसआरएफ जो है सो। और एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से अगर किसी को मिलना है लाइक यूजीसी वगैरह से मिलना है तो फिर ठीक है, उनका जो उनके तरफ से जो नॉर्म है जो भी है वो मिलेगा। बाकी जो एडमिशन का जो कैटेगरी है वो लगभग आई थिंक अलग अलग है। जो रेगुलर एंड फुल टाइम है उसमें एक है कि जो इंस्टीट्यूट का फेलो जो है, मतलब लाइक जो इंस्टीट्यूट को फेलोशिप मिलेगा तो ही और सी रिसीव्स असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इज। और जिनको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगा उनके लिए क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, तो ये सारी डिटेल दिया हुआ है। बाकी जो जिनको रिसर्च फेलो है जो जीआरएफ एसआरएफ है विथ एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट, तो उनके लिए क्या है वो फिर इसमें है। और बाकी जो प्रोजेक्ट स्टाफ है उनके लिए क्या है, जो स्पॉन्सर्ड है इनके लिए क्या है, तो सबके लिए काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। वो आप एक बार नोटिफिकेशन में जाकर देख लेना। सेल्फ फाइनेंस्ड भी है और एम्प्लॉय एंड पार्ट टाइम भी है।
विड्रॉल पॉलिसी की बात की जाए तो वन शुड नॉट ड्रॉप एंड लीव द प्रोग्राम बिफोर कोर्स कंप्लीशन विदाउट वैलिड रीजंस देयरऑफ. Selected candidates shall have to submit an undertaking declaration at the time of admission for refunding fellowship assistantship drawn from the institute in case of resignation from the program. एक तो है कि लाइक कोई वैलिड रीजन हो तभी आप छोड़ सकते हो, और अगर नहीं है और मान ली फिर भी अगर आपको छोड़ना चाहते हो, रेजिग्नेशन करना चाहते हो, तो आपको जितने भी फेलोशिप या असिस्टेंटशिप मिली है वो आपको इसमें लौटानी पड़ती है. तो लाइक इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए विड्रॉल पॉलिसी में, वो उस तरह का डिसीजन लेने से पहले. बाकी हेल्थ केयर पॉलिसी में है कि हेल्थ सर्विसेज फॉर इनरोल्ड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर टेन्योर विल बी गवर्नड by the terms and conditions of the insurance policy procured by them at the time of admission. तो आपको एक इंश्योरेंस भी किया जाएगा आई थिंक, तो उसके हिसाब से आपको लाइक फैसिलिटी मिलेगी. अकोमोडेशन पॉलिसी की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट डज नॉट गारंटी हॉस्टल अकोमोडेशन इनसाइड द कैंपस, और हाउएवर अकोमोडेशन में भी प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस. तो इसमें है कि लाइक कि आप कंपलसरी नहीं है कि रूम मिलेगा ही, लेकिन हाँ जगह होते हैं, अगर आप लाइक पहले जाते हो तो आपको जगह मिल भी सकता है वैकेंट रूम्स अगर रहा तो. बाकी बात किया जाए एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो इसमें जो जनरल OBC ENCL और EWS के लिए वो 1000 है फॉर मेल, 500 फॉर फीमेल. अगर SC ST PWD है तो मेल के लिए 500 है और फीमेल के लिए भी 500 है. और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो SBI कलेक्ट से लाइक पेमेंट होगा, और एप्लीकेशन फ़ी एक बार जाने के बाद विल नॉट बी रिफंडेड. ये लिंक ऑफ पेमेंट है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो आप जा करके आप कर सकते हो इस पर क्लिक करके. ये जो है http www. इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए जा सकते हो. बाकी इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट, अगर एक डिपार्टमेंट से आपको ज़्यादा में अप्लाई करना है तो उसको एक सेपरेट एप्लीकेशन सेपरेट फी पेमेंट के साथ उसको लाइक करना पड़ेगा. ठीक है. बाकी इसमें नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट. तो बहुत सारे IIT में कभी कभी क्या होता है कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद लाइक जो पूरा डिटेल है वो भेजना भी पड़ता है, लेकिन इसमें वो क्लियरली मेंशन्ड है कि कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट और नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाय पोस्ट. और दो कैंडिडेट्स को अपना ईमेल वेबसाइट रेगुलरली चेक करना है कि कब उनको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल आ जाए. बाकी सिलेक्शन की बात की जाए तो इसमें लिख रहा है कि सिर्फ आपको कॉल आने से या इंटरव्यू का कॉल आने से डज नॉट गारंटी, या फिर अगर ऐसा है कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर क्राइटेरिया को फुलफिल भी करते हो फिर भी ये गारंटी नहीं देता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा. बाकी बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो देखिए इसमें क्या है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 मार्च है, जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है. कॉल लेटर जो है वो 5 मई को मिलेगा. एग्जामिनेशन जो है वो 12 से 19 मई के बीच में होगा. जो रिजल्ट का जो डेट है वो 26 मई को आएगा, और जो ऑफ़र लेटर है वो 31 मई को आएगा. तो ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है, आप एक बार नोटिस डाउनलोड करके पढ़ सकते हो खुद से भी. तो 17 अप्रैल है इसका लास्ट डेट ओवरऑल. बाकी अगर आपको लाइक किसी चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो. मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ़ी पेमेंट से रिलेटेड दिक्कत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हो, एकेडमिक मैटर से दिक्कत है तो आप इस पर कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत है तो आप इस पर आई थिंक एड्रेस कर सकते हो. बाकी आप इस पर मेल भी कर सकते हो. बाकी हो गया डेट्स इट. तो इस चैनल पे हम PhD के एडमिशन्स के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं. बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. बाकी इस पे हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी बताते हैं. तो लाइक और इस वीडियो में अगर कुछ सुधार होना चाहिए और भी कुछ डिटेल्स कवर किए जाने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल ट्राई माई बेस्ट. बाकी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा अलग अलग एडमिशन्स के बारे में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.